Hello and welcome to JV's IAS, and as you know we are on the continuous verge of discussing those topics जो कि न्यूज में रहते हैं एंड आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो इंपॉर्टेंट है। एंड उन्हीं लाइंस पे द डिस्कशन टॉपिक फॉर टुडे इज corporate social responsibility, and specially it will be inclined towards the editorial which was recently seen in the Hindu newspaper, जहां पर बात करी गई है कि किस प्रकार से corporate social responsibility के तहत जो कंपनीज एक्सपेंडिचर करती हैं उनका रोल सिर्फ बिग चेक्स को काटने तक ही सीमित ना रहे, रादर कंपनीज को इन एनजीओस के ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेशंस हैं जो कि प्रोडक्शन कर रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दे आर यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी एंड एट द सेम टाइम ये जो भी प्रॉफिट अर्न कर रही हैं ये प्रॉफिट भी अर्न किए जा रहे हैं फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ओनली। तो इनकी जवाबदारी भी बनती है, इनकी जवाबदारी ये बनती है कि इन्होंने जितना भी प्रॉफिट अर्न किया है उसका थोड़ा सा अमाउंट ये स्पेंड करें फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, एंड दैट इज व्हाट is known as corporate social responsibility. When we talk about corporate social responsibility in India, it was in the year 2013 when an act was incorporated naming the Companies Act of 2013, and under this act, under section number 135, the provisions for corporate social responsibility was introduced, and with this India became the first country in the world to give a legal status to corporate social responsibility. As per section 135, any company which has a net worth of rupees 500 crores or more, or has a turnover of rupees 100 crores or more, or has a profit of rupees 500 crores or more, it has to spend 2% of its proceeds, or rather 2% of its profits फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड इन कंपनीज को कहा गया है कि आपको अपने यहां एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी बनानी होगी जिसका कार्य होगा कि वो करेगी प्लानिंग, वो करेगी एग्जीक्यूशन, वो करेगी कि इस पर्टिकुलर अमाउंट को जिसकी हम बात कर रहे हैं 2% ऑफ द सम, इसको किस प्रकार से खर्च करना है एंड कहां खर्च किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको देखना होगा शेड्यूल 7 ऑफ द एक्ट, एंड शेड्यूल नंबर 7 बताता है वो सारी एक्टिविटीज के बारे में, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, फॉर एग्जांपल ऑन जॉब ट्रेनिंग, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर सर्विस, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट के लिए जिनमें आप स्पेंड कर सकते हो एंड सोसाइटी को के वेलफेयर और बेटरमेंट पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बेसिकली अगर ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम यहां पर जिक्र किस बात पे करने आए हैं। आज हम जो यहां जिक्र करने वाले हैं वो है अबाउट दिस एडिटोरियल विच वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज, एंड दिस एडिटोरियल इज टॉकिंग अबाउट द इवॉल्विंग रोल ऑफ CSR in the funding of NGOs, in the funding of NGOs। जब हम बात करते हैं NGOs की तो आपको ये पता होना चाहिए ड्यूरिंग कोरोना वी हैव सीन कि कोरोना के टाइम पे जब सोसाइटी की बात आती है तो प्राइवेट एंटिटीज या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर NGOs ये सभी सामने आए थे, जहां पर लोगों को फूड प्रोवाइड कराया गया, शेल्टर प्रोवाइड कराया गया, बेसिक नीड्स जो है उनकी फुलफिल करने की कोशिश की जा रही थी। तो उस समय हमको ये भी रियलाइज हुआ कि जो हमारे यहाँ NGOs हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टू प्ले इन द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। बट सवाल ये उठता है कि जो NGOs हैं उनको किन किन चीजों के लिए फंड्स जो है वो रिक्वायर होते हैं। जब हम बात करते हैं फंड्स और रादर द एक्सपेंसेस जो कि रिक्वायर्ड होते हैं बाय द NGOs, तो सबसे पहले तो आता है कि जिस भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को वो रन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ दे आर वर्किंग फॉर द एजुकेशन, तो उनको फंड्स चाहिए जहां पर वो बुक्स खरीद सकें, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नोटबुक्स खरीद सकें, पेन पेंसिल खरीद सकें, या फिर इनको चाहिए कि जहां पर वो जो उनके टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज हैं, उनकी ट्रेनिंग करवा सके, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए वो रिसोर्सेज कलेक्ट कर सके। तो इसमें तो पैसा लगेगा, बट इसके अलावा भी कुछ पैसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल जो भी NGO है उस NGO को
अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी तो देखने होंगे, उस एनजीओ को अपने ऑफिस का रेंट भी तो देना होगा, उस एनजीओ को इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी तो देना होगा, उस एनजीओ को अपने ह्यूमन रिसोर्स को भी तो मैनेज करना होगा, उनकी सैलरीज भी तो मैनेज करनी होगी। तो कहने का तात्पर्य व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सपेंस ऑफ एनजीओ, इट इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द प्रोग्राम फॉर विच दे आर वर्किंग, बट रादर इनका और भी ज्यादा डाइवर्स एक्सपेंस जो है वो पोर्टफोलियो होता है। तो यहां पर बात की जा रही है इस आर्टिकल में, जहां बताया जा रहा है दैट दे कंडक्टेड अ रिसर्च एंड दे जस्ट वांटेड टू सी कि जो ये कंपनीज हैं जो सीएसआर एक्टिविटी के तहत पैसा देना चाहती हैं एनजीओस को, ये किस प्रकार की फंडिंग कर रहे हैं। सो दे केम अप विथ थ्री काइंड्स ऑफ फंडर्स। दे केम अप विथ थ्री काइंड ऑफ फंडर्स। द फर्स्ट वन वाज द प्रोग्राम प्रोपोनेंट्स, the other one was the adaptive funders and the third one were the organizational builders। यहां पे इन्होंने बताया कि तीन प्रकार के फंडर्स हैं। पहला जो है these are the people जो कि चेक काटते हैं, ये वो पर्टिकुलर कंपनीज हैं जो कि बिग चेक्स काटते हैं only for the purpose of fulfilling the fund for the program। यानी अगर एजुकेशन की बात है तो बुक्स के लिए, अगर हेल्थ की बात है तो मेडिकल सर्विसेज के लिए, अगर बात हो रही है यहां पे फूड की तो जो भी फूड ग्रेन्स वगैरह प्रोवाइड करने हैं उसके लिए ये जो है अपना पैसा जो है वो रिलीज करते हैं। सेकंड वन आर एडेप्टिव फंडर्स। एडेप्टिव फंडर्स जो वैसे तो प्रोग्राम के लिए पैसा देते हैं, बट एट टाइम्स अगर उनसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पैसा मांगा जाए तो दे डू नॉट रिफ्रेन, बट वो अडेप्ट कर लेते हैं। बट द थर्ड वन आर द ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डर्स। इनका मेजर फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम पे खर्च करने वाला पैसा नहीं है, बट रादर ये ऑर्गेनाइजेशन को, एनजीओ को एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ताकि वो रेजिलिएंट हो सके। एंड चूंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, चूंकि उस एनजीओ का प्रोग्राम में स्पेंड करने के लिए उनको जो वर्कफोर्स लगेगा वो सारा भी स्ट्रॉन्ग होगा। एंड उनका मेन फोकस किस चीज में होगा? ऑन डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बट जब इन्होंने कंपनीज की तरफ पढ़ना चाहा तो दे रियलाइज कि इंडिया में जितना भी सीएसआर एक्टिविटी के लिए फंड आता है, मेजॉरिटी ऑफ इट आर डन बाय द कॉर्पोरेट्स, जो कि वेरी स्मॉल इन देयर साइज होते हैं। व्हेन वी से वेरी स्मॉल इन साइज, दे मेंट कि अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपीज जो है वो इतना ही दे पाते हैं हर साल फॉर देयर सीएसआर एक्टिविटीज। अब चूंकि वो इतना पैसा दे पा रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि इसके लिए हमको अलग से सीएसआर कमेटी बनाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वो मैंडेटेड नहीं है अगर इससे कम आपकी लायबिलिटी है। इसके अलावा दे ऑल्सो फील कि इसके लिए हम प्रोफेशनल्स को हायर नहीं करते हैं, रादर हम सीधे सीधे ये पैसा एनजीओस को दे देते हैं फॉर देयर प्रोग्राम प्रोपोनेंट। बट इस चीज में क्या देखा गया है कि जो कंपनीज है उनका खुद का विल जो है वो नजर नहीं आ रहा है, पहली चीज, या फिर जो कंपनीज हैं उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, या फिर इनके जो एचआरस हैं वो डायरेक्टली एनजीओ से कांटेक्ट तो कर रहे हैं बट दे डू नॉट हैव एन एक्सपर्टीज जिसमें वो एनजीओ से डील कर सकते हैं, हाउ टू वर्क विद एन एनजीओ। चूंकि ये एक्सपर्टीज उनके पास नहीं है तो ये जो पैसा वो दे रहे हैं वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा है। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा भी नहीं है। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ इनका फोकस कंप्लायंस पे है। दे आर फोकसिंग अपॉन कि चूंकि वी हैव टू कंप्लाई बाय द रूल्स और रेगुलेशंस और द लॉ, दैट इज व्हाई दे आर डूइंग दिस सीएसआर एक्टिविटी। अब बियॉन्ड दैट दे आर नॉट फोकसिंग अपॉन कि किस प्रकार से हमको जो है इस सीएसआर एक्टिविटी को एज एन अपॉर्चुनिटी लेना है एंड फिर किस प्रकार से हम इसको बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अदर देन दैट यहां पे बताया गया है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से फिर इन कंपनीज को वर्क करना चाहिए। सो व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट कि किस प्रकार से कंपनीज को वर्क करना चाहिए, दे आर टेलिंग कि जैसे जब कोरोना के टाइम पे everybody came together for their philanthropic activities, जहां पर for the betterment of the society, जहां पर without having an expression or the interest of return, हर व्यक्ति जो है लोगों की मदद करने सामने आ रहा था, उसी प्रकार से we should come again together, but we should come again with a collaborative effort। जो कंपनीज हैं इनको क्या करना चाहिए? इनको collaborative philanthropic collaborations जो हैं ये करने चाहिए एंड अल्टीमेटली पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज करना चाहिए ताकि ये अचीव कर सकें the ultimate purpose of bringing about these CSR activities। इससे दो पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। एक पर्पस तो ये होगा कि कंपनीज की जो कंप्लायंस की प्रॉब्लम है या रादर कंप्लायंस के लिए उनको जो ये रेगुलेशंस दिए गए हैं वो उससे कंप्लाई
एंजॉय भी करेंगे, बट एट द सेम टाइम जो सोसाइटी है जिसके बेटरमेंट के लिए ये बनाया गया है प्रोविजन, उसको भी फ्रूटफुल इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल व्हाट देयर इज इन द एडिटोरियल एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि आपको पता है आपके सिलेबस में इट हैज स्पेसिफिकली टॉक्ड अबाउट द रोल ऑफ एनजीओज। तो रोल ऑफ एनजीओज की बात है ही है, एंड एट द सेम टाइम यू वेरी वेल नो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई सिंस दिस इज talking about both the things simultaneously, it becomes a really important topic for you, or rather a further point which you can definitely use in your answer writing. With this, I would like to end this session. What I request you is to kindly like the session, at the same time share it with your friends who are also preparing, and also subscribe to the channel. Thank you so very much. Here I am, Aditya Rai, signing off. Thank you.